दोस्तों, इमेजिन करो, अगर किसी इंसान की पूरी फैमिली पीढ़ियों से एक खतरनाक शैतानी योजना का हिस्सा हो और उन्हें खुद भी पता ना हो कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक ऐसी कहानी जहां मौत, काला जादू और फैमिली के पुराने रहस्य धीरे धीरे सबको खत्म करने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि सालों पहले शुरू किया गया एक शैतानी अनुष्ठान है जो अब जाकर पूरा होने वाला है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेरिडिटरी की कहानी को, जो सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हॉरर का ऐसा उदाहरण है जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। तो अब शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिनिएचर आर्ट के बने घर को दिखाने से। मिनिएचर आर्ट में सामान्य आकार की तुलना में बहुत ही छोटी चीजें बनाई जाती है। अब कैमरा उस छोटे से घर की तरफ जूम करता है और हम जान पाते हैं कि जहां यह मिनिएचर घर रखा है उसी घर में एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में जो बूढ़ी औरत है उसकी मौत हो गई है और अब यह फैमिली उनके फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार के लिए जा रही है। फैमिली में उस बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसका नाम एनी है। उसका हस्बैंड और 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब एनी की बेटी शुरू से ही काफी अजीब थी। दिखने में अजीब होने के साथ साथ वो उल्टी सीधी हरकतें भी किया करती थी, जैसे सख्त सर्दी के मौसम में भी बाहर बने छोटे घर में सोना, अजीब कपड़े पहनना वगैरह। और 2 और बच्ची होने के बावजूद उसका शरीर बड़े लोगों जैसा लगता था, यानी कि वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। अब जब यह फैमिली एनी की मॉम के अंतिम संस्कार पर पहुंचती है तो हैरानी की बात यह होती है कि वहां बहुत सारे अनजान लोग भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हुए थे। अब यहां जब एनी अंतिम संस्कार में भाषण दे रही होती है तो इसी दौरान उसकी बेटी एक अजीब सी आवाज निकालती है। एनी ने अपने गले में एक अजीब निशान वाला लॉकेट पहना हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट उसकी मॉम की लाश के गले में भी था। अब यहां अनजान लोगों का आना तो हैरान करने वाली बात थी ही, लेकिन हैरानी हमें तब और ज्यादा होती है जब एक आदमी एनी की बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और एनी की बेटी भी उसे देखने लगती है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद यह फैमिली घर वापस आ जाती है, जहां हमें इस परिवार के बारे में और जानकारी मिलती है, जैसे कि एनी मिनिएचर आर्ट की एक कलाकार है और शुरुआत में दिखाया गया मिनिएचर घर उसी ने बनाया हुआ था, लेकिन वो हमेशा परेशान और दुखी रहती थी। एनी का बेटा पीटर भी थोड़ा अजीब सा था। उसे सिगरेट पीने और कई तरह के नशे की आदत लग चुकी थी। एनी का हस्बैंड ही इस परिवार में ऐसा इंसान था जो अब तक सामान्य दिखाई देता था, और उनकी बेटी तो सबसे ज्यादा अजीब थी। रात को जब वो सोने जाती है तो एनी की बेटी अपनी मॉम से पूछती है कि नानी के मरने के बाद अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। इस पर एनी कहती है कि मैं रखूंगी बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूं, मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना है। यह सुनकर उसकी बेटी एक अजीब सवाल पूछ लेती है कि जब आप मर जाएंगी तब मेरा ख्याल कौन रखेगा। यह सुनकर एनी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन तुरंत जवाब देती है कि तुम्हारा भाई पीटर है ना, वही तुम्हारा ख्याल रखेगा। एनी उसे बताती है कि मेरी मॉम यानी तुम्हारी नानी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, इतना कि बचपन में वो मुझे तुम्हारे पास तक आने नहीं देती थी और खुद ही तुम्हें दूध पिलाती थी। इस पर उसकी बेटी जवाब देती है, लेकिन नानी को तो लड़का चाहिए था, पर मैं पैदा हो गई इसलिए शायद वो मुझसे मजबूरी में प्यार करती थी। अपनी बेटी को सुलाने के बाद एनी अपनी मॉम का सामान देखने लगती है, जिसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में एनी की मॉम उससे माफी मांग रही होती है और लिखती है कि तुम सबकी बलि दी जाएगी जो बहुत कीमती होगी और इसके बदले तुम्हें इनाम भी मिलेगा। ये पढ़कर एनी और ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन एनी की बेटी जब क्लास में बैठी होती है तो अचानक एक पक्षी खिड़की से आकर जोर से टकराता है और मर जाता है। कक्षा में एक कैंची पड़ी होती है, जिसे उठाकर एनी की बेटी उस मरे हुए पक्षी का गला काट देती है। उसका गला काटने के बाद वो उसका सिर अपनी जेब में रख लेती है और जब वो घर जा रही होती है तो दूसरी तरफ एक औरत खड़ी दिखाई देती है जो लगातार एनी की बेटी को ही देखती जा रही होती है। अब ये फैमिली एनी की मॉम के कमरे को बंद करने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले हमें वो कमरा दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे शैतानी अनुष्ठान और काले जादू के निशान बने हुए होते हैं, जो किसी दानव और काले जादू की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इसी बीच एनी के हस्बैंड के पास एक फोन आता है कि एनी की मॉम की कब्र को खोदकर किसी ने उनकी लाश बाहर निकाल ली है। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन ये बात वो एनी को नहीं बताता क्योंकि वो अपनी पत्नी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन एनी एक सपोर्ट ग्रुप में जाती है जहां बहुत सारे अनजान लोग आते हैं और एक दूसरे से अपनी बातें साझा करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। एनी वहां अक्सर जाया करती थी। वहां एनी अपनी मॉम के बारे में बहुत अजीब बातें बताने लगती है।
वो कहती है कि मेरी मॉम थोड़ी पागल जैसी थी। वो मेरे भाई के अंदर किसी और आत्मा को डालना चाहती थी। लेकिन इस सब से परेशान होकर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसके बाद किसी वजह से मेरे फादर की भी मौत हो गई। इसके अलावा मेरी मॉम इतनी अजीब थी कि पता नहीं कैसे वो लोगों को अपने नियंत्रण में कर लेती थी। उनके पास एक अजीब सी ताकत थी जिसके जरिए वो आदमियों के अंदर कोई ऐसी चीज डाल देती थी जिससे वे पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाते थे। इसी वजह से जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो मैंने उसे अपनी मॉम के पास जाने नहीं दिया। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो क्योंकि वो लड़की थी इसलिए मैंने उसे अपनी मॉम के पास जाने दिया। और शायद यही वजह है कि आज मेरी बेटी इतनी अजीब व्यवहार करती है, सामान्य नहीं लगती। अब एनी की बेटी जो अपने कमरे में थी तो अचानक उसके पास अजीब तेज रोशनी आई जो उसे एक मैदान की तरफ इशारा कर रही थी। और जब एनी की बेटी मैदान में गई तो वहां एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोई शैतानी अनुष्ठान कर रहा हो। उसकी बेटी बड़े गौर से उसे देख ही रही थी कि तभी यहां एनी आ गई जो खींचकर अपनी बेटी को अपने साथ अंदर ले जाती है। अब पीटर को उसकी दोस्त पार्टी में बुलाते हैं। पीटर जाने के लिए तैयार हुआ तो एनी अपनी बेटी को भी उसके साथ पार्टी में भेज देती है ताकि वो शराब वगैरह ना पिए। पार्टी में पहुंचकर पीटर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने लगा और वहां वो सिगरेट भी पीने लगता है। उसकी बहन बोर हो रही थी इसलिए घूमते हुए जब एक जगह पर आई तो केक खा लेती है जिसमें ड्राई फ्रूट था। और क्योंकि उसे इस ड्राई फ्रूट से एलर्जी थी तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसका सांस बंद होने लगा, दम घुटना शुरू हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर पीटर काफी घबरा गया। फौरन उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसकी बहन सांस लेने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकालती है, लेकिन इस दौरान गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया। अब टक्कर से बचाने के लिए अचानक पीटर गाड़ी सीधी साइड पर कर लेता है और उस साइड पर लकड़ी का एक खंभा था जिससे उसकी बहन का सिर इतनी जोर से टकराता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। इतनी भयानक कि उसका सिर ही शरीर से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है। उसकी मौत से पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो सदमे में चला जाता है और अपने मॉम डैड को कुछ भी बताए बिना चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाता है। अगली सुबह जब एनी और उसके हस्बैंड को अपनी बेटी की मौत का पता चलता है तो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। फूट फूट कर रो रही होती है। उसके फ्यूनरल तक लगातार हम उसे रोता हुआ ही देखते हैं क्योंकि इस सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। इस हादसे के बाद ही फैमिली का व्यवहार एक दूसरे के साथ काफी अजीब हो जाता है। कोई भी एक दूसरे को बुला नहीं रहा था, बस चुपचाप ही रहते हैं। इस दुख से बाहर आने के लिए एनी दोबारा से उस सेशन ग्रुप में जाने का फैसला करती है, लेकिन क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी तो वो इसके लिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी जाने का तय कर लेती है। गाड़ी में बैठकर वो निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक वहां एक औरत आ जाती है जो एनी से कहती है कि मैं आपकी पड़ोसन हूं, आपके घर से कुछ ही दूरी पर रहती हूं। मुझे आपकी बेटी की मौत का पता चला कि छोटी ही उम्र में वो अचानक ही गुजर गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाल ही में मेरे बेटे और पोते की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। मैं समझ सकती हूं तुम्हारा दुख क्योंकि मैं भी इस सदमे से गुजर जा चुकी हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाल ही में मेरे बेटे और पोते की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। मैं समझ सकती हूं तुम्हारा दुख क्योंकि मैं भी इस सदमे से गुजर जा चुकी हूं। यह कहकर वो एनी को अपने घर का एड्रेस देती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन एनी उससे मिलने उसके घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर एक कारपेट को देखती है जो उसे अजीब तो लगता है लेकिन जाना पहचाना भी, जैसे इससे पहले उसने ये या इस जैसा कारपेट पहले देखा हो। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाती, वो औरत दरवाजा खोलकर एनी को अंदर बुला लेती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में एनी बताती है कि काफी सालों से मुझे स्लीप वॉक यानी नींद में चलने की बीमारी है। एक दिन जब मैं नींद में चल रही थी तो मैं अपने बच्चों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगाने वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय मुझे होश आ गया और मैंने खुद को रोक लिया। उस दिन से ही मेरे और मेरे बेटे पीटर का रिश्ता अच्छा नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूं और मैंने अपने ही बच्चों की जान लेने की कोशिश की थी। घर आकर एनी अपनी बेटी की मौत का भी मिनिएचर आर्ट बना रही होती है, यानी उसकी लाश साइड पर पड़ी होती है और उसका सिर शरीर से अलग होकर गिरा हुआ होता है। यह देखकर उसका हस्बैंड काफी परेशान हो जाता है। इसी रात जब यह फैमिली टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है तो पीटर की अपनी मॉम एनी से बहस हो जाती है। वो कहता है, मामा सारा कसूर आपका है, आपने उसे मेरे साथ भेजने की जिद की थी
लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई। यह सुनकर एनी को भी बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि गई तो वो तुम्हारे साथ ही थी, तो तुमने ही उसे मार दिया होगा। यह देखकर एनी का हस्बैंड काफी परेशान हो जाता है और दोनों को शांत करता है। यह साफ दिखाई दे रहा था कि अब इस फैमिली की दूरियां बढ़ती जा रही है और ये लोग आपस में टूट रहे हैं। अब अगले दिन जब एनी एक स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है तो वहां उसे वही औरत यानी पड़ोसन दोबारा मिलती है। वो एनी को बताती है कि हाल ही में मैंने एक अनुष्ठान करके अपने मरे हुए पोते की आत्मा से संपर्क किया, उससे बात भी की। ये कहकर वो एनी को काफी समझाकर अपने घर ले जाती है और वहां वो अनुष्ठान करके सच में अपने पोते की आत्मा से बात करके दिखाती है। अब यह प्रोसेस एनी को जरा पसंद नहीं आया क्योंकि इससे वो डिस्टर्ब हो रही थी, पर वो औरत बहुत चालाक थी। एनी को सलाह देती है कि ऐसा करो, तुम भी अपनी बेटी की आत्मा से बात करने की कोशिश करो, उसे बुलाओ यहां, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसकी एक चीज लो, कुछ मंत्र पढ़ो और बस तुम्हारा आत्मा से संपर्क बन जाएगा। इसी रात एनी स्लीप वॉक करते हुए पीटर के कमरे में जा पहुंची, जहां उसे पीटर के चेहरे पर बहुत सारी बारीक चींटियां दिखती है जो उसकी आंखों, मुंह और नाक में घुस रही थी। यहां पता चला कि एनी सच में स्लीप वॉक नहीं कर रही, बल्कि ये सब वो सपना देख रही थी और सपने में ही वो स्लीप वॉक करके यहां आई थी। अब इस सपने में पीटर अपनी मॉम से पूछता है कि आपको मुझसे क्या समस्या है, क्यों हर वक्त तुम मेरे पीछे पड़ी रहती है? जिस पर एनी जवाब देती है कि तुम मुझे कभी चाहिए ही नहीं थे, मैं तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाह रही थी, वो तो मेरी मॉम ने मिन्नतें करके तुम्हें पैदा करवाया क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था। यहां तक कि मैंने तुम्हें खत्म भी करना चाहा, पर पता नहीं कैसे तुम बच गए। यह जानकर पीटर बहुत टूट गया, लेकिन अगले ही पल एनी भी अपनी नींद से जाग जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि यह बस एक सपना है। वो तुरंत अपने हस्बैंड और बेटे के पास जाकर उन्हें इस रिचुअल प्रोसेस के बारे में कहकर इस प्रोसेस को शुरू कर देती है ताकि उस औरत के कहे के अनुसार वो अपनी बेटी को बुला सके। अब जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ, वहां अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। जैसे अचानक ही एनी अलग अंदाज में अपनी बेटी की आवाज में बात करने लगी थी और मोमबत्तियां भी अपने आप ही जल बुझ रही थी। यह सब देखकर पीटर काफी घबरा गया था, इसलिए उसके डैड इस प्रोसेस को बंद करने के लिए एनी के मुंह पर पानी फेंक देते हैं, जिससे प्रोसेस टूट गया और एनी अपने होश में आ गई। अजीब बात यह थी कि अभी जो कुछ भी हुआ था, एनी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि शायद उसकी बेटी की आत्मा उसके अंदर आ गई थी। अब अगले दिन हम एनी को बहुत परेशान देखते हैं। गुस्से में आकर वो अपने सारे मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ देती है। अब एनी की बेटी की वो डायरी जिसे इस रिचुअल प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया था, उसमें पीटर की तस्वीर अपने आप ही बनने लगती है। अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो वो शीशे में खुद को देखता है, जहां उसका असली रूप और अक्स यानी परछाई एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। यानी असल में उसके चेहरे के भाव बिल्कुल गंभीर और परेशान थे, जबकि उसकी परछाई में वो काफी खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेटी की उस डायरी को आग लगाकर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जहां पहले तो डायरी में आग लगी नहीं रही थी, पर जब लगी तो एनी को भी आग लगने लगी। इस वजह से उसे डायरी की आग बुझानी पड़ती है। अब एनी इन सारी चीजों से बहुत उलझन में पड़ गई थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब पाने के लिए वो पड़ोसी के घर जाती है, जहां उसे पड़ोसी तो नहीं मिलती, लेकिन काले जादू का सामान पड़ा हुआ था और वहां पीटर की तस्वीर भी रखी हुई थी और यह अनुष्ठान काला जादू उसकी तस्वीर पर ही किया जा रहा था। अब जब वो दोबारा से दरवाजे वाली कालीन पर गौर करती है तो उसे याद आता है कि बिल्कुल इस तरह की कालीन तो मेरी मॉम के पास भी थी। वो जल्दी से भागकर अपने घर आती है और अपनी मॉम का सामान देखने लगती है, जहां उसे बिल्कुल वैसी ही कालीन मिलती है और इसी डिजाइन में कई सारी और कालीन भी थी और यह भी किसी जादू के निशानों की तरफ इशारा कर रही थी। उसे शक हुआ, इसलिए वो तस्वीरों वाला एल्बम देखती है जिसमें उसे अपनी मॉम के साथ ये पड़ोसी औरत दिखाई देती है। यहां यह बात साफ हो जाती है कि ये औरत शुरू से ही एनी की मॉम के इशारों पर काम करती थी और अब उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद वो बड़ी चालाकी से एनी को फंसाकर उससे ये अनुष्ठान करवा रही थी। अपने किसी मकसद को पाने के लिए एनी को अपनी मॉम के सामान में एक ऐसी किताब भी मिलती है जिसमें आत्माओं, भूतों, डीमंस, शैतानों और काले जादू के बारे में लिखा हुआ था। उसे पढ़कर एनी को पता चल जाता है कि असल में यह सब क्यों किया जा रहा था, यानी ये अनुष्ठान क्यों करवाया जा रहा था। दरअसल ये सब कुछ हेल के डीमन पाइमन के लिए किया जा रहा था। ये सब करके वे पाइमन को इंसानी शरीर दिलवाना चाहते थे जो किसी भी आदमी का हो सकता है। अब एनी की मॉम ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह एक शैतानी समूह का हिस्सा थी
जो डीमन पेमोन की पूजा करता था। वे उसे ही अपना गॉड मानते थे क्योंकि डीमन पेमोन बहुत ही ताकतवर है। वह हेल यानी नरक का एक राजा है जो वहां के 8 राजाओं में से एक है। इसे ऐसे गॉड की तरह भी माना जाता है जो लोगों को परेशान करता है, उनके साथ शरारतें करता है और वह उसी शरीर में जाना पसंद करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। उसे किसी इंसान के अंदर भेजने और फिर बाहर निकालने के लिए कुछ अनुष्ठान करने पड़ते हैं। वे लोग कई सालों से यही काम करते आ रहे थे। एनी की मॉम ने डीमन पेमोन को सबसे पहले अपने बेटे यानी एनी के भाई में डालने की कोशिश की थी। इस दौरान उसे बहुत तकलीफ दी गई और उस पर अत्याचार किए गए। वह जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। अब क्योंकि वह मर गया था, इसलिए एनी की मॉम कोई और शरीर ढूंढने लगी जिसके अंदर डीमन पेमोन को डाला जा सके। लेकिन क्योंकि उनकी हरकतों से एनी को उन पर शक हो गया था, इसलिए वह अपने बेटे पीटर को उनके पास जाने नहीं देती थी। इस वजह से वे पीटर में डीमन को नहीं डाल पा रहे थे। अब हालांकि पेमोन एक मेल डीमन है और उसे मेल का ही शरीर चाहिए था, लेकिन कोई दूसरा तरीका ना होने की वजह से एनी की मॉम ने उसे एनी की बेटी के अंदर ही डाल दिया। यही वजह थी कि वह इतनी अजीब थी और अपनी मॉम से कह रही थी कि नानी को लड़का चाहिए था क्योंकि उसी के शरीर में डीमन को डाला जाना था। इसके बाद उन्होंने असली निशाना बनाया एनी के बेटे पीटर को। इसीलिए मरने से पहले एनी की मॉम ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जिसमें आज तक उनकी दोस्त यानी वह पड़ोसी औरत उनका साथ दे रही थी। वो पड़ोसी औरत जानबूझकर एनी से दोस्ती करना चाह रही थी क्योंकि उनकी कल्ट का जो प्लान था उसे किसी भी तरह पूरा करना था, यानी पेमोन की आत्मा को पीटर के अंदर डालना। ये सारी बातें जानने के बाद एनी अपने घर की एटिक यानी ऊपर बने छोटे कमरे को चेक करती है, जहां उसे अपनी मॉम की लाश दिखाई देती है जो गल सड़ रही थी और उसका सिर भी नहीं था। अब जैसा कि हमें पहले पता चला था कि उसकी मॉम की लाश को उनकी कब्र से चोरी कर लिया गया था, तो यहां इस बात का खुलासा होता है कि लाश को असल में उनकी कल्ट के लोगों ने ही निकाला था। फिर बाद में उनका सिर काटने के बाद यहां एटिक में रख दिया गया, क्योंकि सिर काटना भी उनके अनुष्ठान का हिस्सा होता है। तभी अचानक छत पर खून से डीमन पाइमोन का निशान बन जाता है। इसी के साथ हम इस घर में बाकी जगहों पर भी डीमन के निशान देखते हैं, जैसे कि लॉकेट पर, बेड पर और उस कारपेट पर। अगले दिन पीटर जब क्लास में बैठा था तो उसे भी अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही उसका शरीर अकड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो अपना सिर जोर से टेबल पर मार देता है, जिससे उसकी नाक घायल हो जाती है और उसका खून निकलने लगता है। फिर ये सब करने के बाद वो अजीब तरह से बौखला जाता है, इतना डर जाता है कि नीचे गिर जाता है और बहुत घबराया हुआ होता है। उसकी ऐसी हालत देखकर क्लास के बाकी बच्चे भी बहुत डर जाते हैं। फिर उसके डैड स्कूल आकर पीटर को वापस घर ले आते हैं। उसकी नाक घायल देखकर एनी को भी बहुत बुरा लगता है। एनी अपने हस्बैंड को अपनी मॉम, कल्ट और डीमन पेमोन से जुड़ी सारी बातें बता देती है, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि शायद एनी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो पागल हो रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अब एनी अपने हस्बैंड को बार बार मनाने की कोशिश करती है कि कृपया हमारी बेटी की डायरी जला देते हैं, क्योंकि उस डीमन से जुड़े होने का वही एक माध्यम है और उसके जलते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका हस्बैंड इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि जाहिर है ऐसा करने से एनी भी जल सकती थी। लेकिन उसकी बात सुने बिना एनी खुद ही डायरी को आग में फेंक देती है। इस बार एनी को आग लगने की बजाय उसके हस्बैंड को आग लग जाती है, जो काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं बुझती, बल्कि बढ़ती ही जाती है और इसी तरह जलकर उनकी मौत हो जाती है। पीटर को भी होश आ जाता है और जब वो देखता है कि उसके डैड की जलने से मौत हो गई तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी अचानक एनी को कुछ हो जाता है और वो पीटर को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। दरअसल अब डीमन पेमोन ने एनी को अपने वश में कर लिया था और उसके शरीर में आकर उसे नियंत्रित कर रहा था। ये देखकर पीटर बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और एटिक में जाकर छिप जाता है। बाहर एनी पागलों की तरह अपने नियंत्रण से बाहर होकर जोर जोर से अपना सिर दरवाजे पर मारने लगती है, जबकि एटिक में पीटर को अपनी नानी की लाश गल सड़ी हालत में मिलती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को ऊपर देखता है, जो अपना गला काटने वाली होती है। वहां पर बहुत सारे लोग भी खड़े होते हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो पीटर को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। पीटर घबरा जाता है। वो कांच तोड़कर जल्दी से बाहर कूद जाता है। तभी एक तेज रोशनी आकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। सी ही थी जैसी उसकी बहन के आसपास भी दिखाई देती थी। इससे हमें समझ आता है कि आखिरकार डीमन पेमोन ने पीटर के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और वो उसके अंदर प्रवेश कर गया है।
इसके बाद पीटर उठता है और अपनी मॉम को बहुत अजीब हालत में देखता है, यानी एनी हवा में उड़कर बाहर बने छोटे घर की तरफ जा रही होती है। पीटर भी उस घर में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग होते हैं जो डीमन पेमॉन की पूजा करते हैं। वे सब पीटर के सामने झुक जाते हैं क्योंकि अब उसके अंदर शैतान पेमॉन आ चुका था और वे अब उसे ही अपना गॉड मान रहे थे। तभी वहां वो पड़ोसी औरत आती है जो बहुत खुश होती है क्योंकि सालों से जो योजना वो बना रही थी आज वो पूरी हो गई थी। अब डीमन पेमॉन को शरीर मिल चुका था और वो भी पीटर का जैसा वे चाहते थे। वो पीटर को एक ताज पहनाती है और उसे डीमन पेमॉन कहकर बुलाने लगती है। ऐसा होते ही सारे लोग भी पेमॉन पेमॉन के नारे लगाने लगते हैं क्योंकि सालों से जिसकी वे पूजा कर रहे थे आज वो उनके सामने मौजूद था, पीटर के अंदर। सारा कल्ट अपनी इस सफलता पर खुशी से झूम उठता है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह खत्म होती है हेरेडिटरी की ये बेहद डरावनी और डिस्टर्बिंग कहानी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फिल्म में जो कुछ भी हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में एनी की मॉम और उसकी कल्ट कई सालों से सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहे थे, डीमन पेमन को इंसानी शरीर दिलवाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने एनी के भाई को चुना लेकिन उसमें आत्महत्या कर ली। फिर उन्होंने एनी के बेटे पीटर को टारगेट बनाया लेकिन एनी ने उसे अपनी मॉम से दूर रखा। इसलिए मजबूरी में उन्होंने डीमन पेमन को पहले एनी की बेटी के शरीर में डाल दिया। यही वजह थी कि वो शुरू से इतनी अजीब थी, उसकी हरकतें अलग थी और उसके आसपास हमेशा वही रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी। लेकिन असली योजना कुछ और ही थी। उसकी मौत भी इस प्लान का हिस्सा बन गई क्योंकि इसके बाद पेमन की आत्मा आखिरकार पीटर के शरीर में डाल दी गई और इसी के साथ कल्ट का सालों पुराना सपना पूरा हो गया। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरी कहानी में एनी और उसकी फैमिली सिर्फ एक मोहरा थे। उनकी जिंदगी और उनकी मौत सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका था और शायद यही वजह है कि इस फिल्म का नाम हेरेडिटरी रखा गया, क्योंकि ये डर, ये शाप और ये शैतानी योजना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न लॉजिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नई और डरावनी कहानी के साथ।